आज़ादी के 77 साल हो चुके हैं और इन 77 सालों में देश ने काफ़ी तरक्की की है और एक लंबा सफ़र तय किया है। हमारी कामयाबी एकदम बेजोड़ हो ऐसा दावा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जिन चुनौतियों के बीच हमने ये हासिल किया है वो सामान्य से अलग ज़रूर है। हम उन चंद बड़े देशों में हैं जहां लोकतंत्र जिंदा है और वो बखूबी काम भी कर रहा है। इमरजेंसी को भी याद करें तो उससे भी निजात यहाँ के लोगों ने ही दिलाई। फिर अपने देश में दुनिया की करीब 18% आबादी बसती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड की काफ़ी चर्चा होती रही है, लेकिन ये भी हकीकत है कि जिस आबादी को हम आज़ादी के बाद से मैनेज करते रहे हैं वो आम आसान नहीं है, वो भी जब संसाधन भी कम थे और देश अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। बावजूद इसके कि हम आज 5वीं बड़ी इकॉनमी हैं, चंद वर्षों में तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। मौजूदा मोदी सरकार ने स्वतंत्रता के 100 साल पूरे होने पर 2047 तक भारत को विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा करने का लक्ष्य रखा है। पर कई चैलेंज आज भी हैं। हमने बदलाव चाहे 1000 देखे हों, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब तक नहीं बदली हैं। जाति और धर्म के नाम पर चलने वाली राजनीति एक ऐसा ही मसला है। गरीबी, अशिक्षा नंबर में कम भले दिखती हो, लेकिन अब क्वालिटी को लेकर सवाल उठने लगे हैं। आर्थिक तरक्की का फ़ायदा बड़े तबके तक जल्दी पहुँचे, ये कैसे संभव हो? आज जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा है, हम ऐसे ही कुछ मोटे और महीन मुद्दों पर अपने विद्वान मेहमानों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे जात पात धर्म इतनी गहरी पैठ बना चुका है कि इससे निजात पाई जा सके। राजनीति है कि इसे जाने नहीं देना चाहती और समाज भी इसे सीने से लगा के बैठा है, ये भी एक हकीकत है। तो ये जाति का जंजाल क्यों नहीं टूटता, क्यों नहीं छूटता, और ऐसी क्या चीज़ है जो हम एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं, या हम मर्ज का सही इलाज नहीं कर रहे हैं, या हमसे ही कोई चूक होती है समाज के तौर पे, शासन के तौर पे, राजनीति के तौर पे। वो क्या कारण है जिससे हम इससे दूर नहीं हो पा रहे हैं? इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने पत्रकार, विद्वान, लेखक जुड़े हुए हैं। परिचय कराता हूँ आपका। रामकृपाल सिंह जी हैं, नीरजा चौधरी जी, सतीश प्रकाश जी और अम्बेडकर विश्वविद्यालय प्रोफेसर अभय दुबे जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मैं आग्रह नहीं करूंगा, लेकिन मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि बहुत ज़्यादा राजनीतिक के बजाय मैं थोड़ा सामाजिक संदर्भ, विश्लेषण, ये क्यों नहीं दूर हो पा रहे, इनको ज़्यादा समझने की कोशिश करें। वैसे आप फ्री हैं, आप कुछ भी अपने व्यू रख सकते हैं इसमें। तो मैं आज रामकृपाल जी आपकी अनुमति से नीरजा जी से शुरू करें। नीरजा जी का व्यू पहले समझते हैं। बिल्कुल 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 जी, तो नीरजा जी, ये जो प्रश्न हमने रखे हैं हमारे मन में हमेशा, और ख़ास तौर पे जो युवा पीढ़ी है जो बड़े शहरों में रहती है, जिसने बड़े बड़े अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा होगा, या जो लोग ये सोचते हैं, तो उनके मन में एक बड़ा सहज प्रश्न आता है कि ये व्यवस्था बदलती क्यों नहीं है। क्या लगता है आपको? देखिए, एक मायने में तो जो जाति की बात कर रहे हैं, धर्म की भी बात है। एक मायने में तो जाति का होल्ड कम हुआ ही है। जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हुआ है, शिक्षा आगे बढ़ी है, शहरों में लोग आए हैं, माइग्रेशन हुआ है, तो आज अब शहरों में आप जाके किसी छोटे ढाबे में बैठ के खाते हैं तो आप ये नहीं पूछते कि खाना किसने बनाया, खाना कौन सर्व कर रहा है, चाहे आप जिस जात के हों। वो दलित भी हो सकता है जिसके हाथ से आप खाना नहीं खाना चाहते या नहीं चाहते थे। नौजवान तबका इस मामले में ज्यादा प्रोग्रेसिव है। तो ये बदलाव तो आया है, धीरे धीरे आ भी रहा है। लेकिन जो चीज बहुत और भी जिसको बोलते हैं ना इंट्रेंच हुई है, गहरी हुई है, वो कास्ट का पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, जो कि जो मंडल से स्टार्ट हुआ, मंडल जब हुआ 1990 में, तो उससे जोर पकड़ा और उसके बाद में थमा नहीं है। और जो उसकी वजह से कहते हैं ना, डिवोल्यूशन ऑफ पावर, सत्ता में शिरकत उन कम्युनिटी द्वारा जो कि एकदम पेरिफेरीज में रही थी, हाशिए पे रही थी, जो दबी थी, कुचली हुई थी, आज उनकी आवाज बुलंद हो रही है। हमें मालूम है अभी हाल के इलेक्शन में दलितों ने किस तरह से रोल प्ले किया नॉर्थ इंडिया में, खासकर उत्तर प्रदेश में, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। जो ओबीसीज है उनके अंदर जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड है, उनका कितना अहम रोल बढ़ रहा है। आज प्रेसिडेंट की स्पीच में
जो कि इंडिपेंडेंस डे ईव पे उन्होंने कहा है, इंक्लूसिव सोसाइटी की बात की है, एफर्मेटिव एक्शन की बात की है। तो हर पार्टी, सब पार्टियां उसी दिशा में जा रही हैं। और कहीं ना कहीं आपको ये तो मानना पड़ेगा, अगर डेमोक्रेसी है और नंबर्स, 1 पर्सन 1 वोट है, तो जिसके जितने नंबर्स हैं उसका फर्क तो पड़ने ही वाला है एक लोकतंत्र में। तो एक मायने में कास्ट का होल्ड कम हुआ है सोशल लेवल पे, दूसरे मायने में पॉलिटिकल लेवल पे उसका होल्ड और मजबूत हुआ है। और जो नीचे की जातियां मानी जाती थी, वो अपनी जाति को एज अ बैज ऑफ ऑनर मानती हैं और बताती हैं, आप मेरा नाम ये है और मैं इस कम्युनिटी, इस जात से हूँ। तो ये दोनों पैरेलल ट्रेंड्स हैं हमारी सोसाइटी में आज। जी नीरज जी, एक सवाल, आपने कहा कि पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी है और जिसकी वजह से वो एक टूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसके रूट्स तो कहीं ना कहीं समाज में ही होंगी ना। देखिए, अगर आप इसको अक्नॉलेज नहीं करेंगे, मानेंगे कि नहीं, ये पहले क्या होता था कि जात को नकार दीजिए, दबा दीजिए, मतलब पॉलिटिक्स में भी इक्का दुक्का लोगों को ले आइए कि भाई ये इस जात का, इस जात का है। पर आज जो जातियां, अगर ओबीसी 31 सेंसस में 31% था, सॉरी 52% था 31 सेंसस में, और आज अगर बिहार के आंकड़े सही हैं तो 65% माना जा रहा है। तो अगर नेशनल कंसेंसस होता है तो क्या उतना मुद्दा हो सकता है? तो वो तो कहेंगे हमको जो मिलना चाहिए वो हमें देना चाहिए, हमको क्यों 5 या 10% पे बिठा के रखा जाएगा? ये तो एकदम वाजिब आवाज उठेगी एक डेमोक्रेसी में, जैसा मैंने कहा, जहां 1 पर्सन 1 वोट है। तो कहीं ना कहीं आप जाति को नकार नहीं सकते हैं कि भाई उसको आप भूल जाइए, उसके बारे में बात नहीं करिए, क्योंकि वो कास्टिज्म है, जातिवाद है वो। मुझे लगता है ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है जिसको देखने की जरूरत है कि किस तरह से इससे जूझा जाए कि वो जातिवाद में नहीं परिवर्तित हो, बस सोशल जस्टिस जो इन कम्युनिटीज को मिलना चाहिए उसकी उसी नजर से देखा जाए। जी रामकृपाल सर, देखिए अभी आजकल हम लोग मतलब इस पॉलिटिकल डिस्कोर्स में भी आप देखें तो जाति की जनगणना ना, जात की पॉलिटिक्स, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। पॉलिटिकल पार्टी चाहे जो भी हो सब यूज़ कर रहे हैं उसको, धर्म को भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब जैसे भी अपना काम बने वो लोग कर रहे हैं। आप चूँकि 40-50 साल सर आप लिखते पढ़ते रहे हैं और उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, टूट क्यों नहीं रही ये बेड़ी? कहाँ पे रोड़ा अटकता है? क्या सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी इसके लिए दोषी हैं? देखिए नीरज जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि इसमें ज्यादा राजनीति नहीं, तो हालांकि विषय थोड़ा सा वो हो जाएगा। मैंने गांधी जी पर एक जैनेन्द्र कुमार की किताब है, अकाल पुरुष गांधी। उसमें एक चैप्टर है कि गांधी जी ने जो कहा था उस समय, गांधी जी के जो समाज था उसके 3 मुख्य पाए थे। उसका था ट्रस्टीशिप, विकेंद्रीकरण और वर्ण व्यवस्था। तो यह सवाल किया गया था गांधी जी से कि आप वर्ण व्यवस्था को क्यों ऐसा कहते हैं कि आप, इसका मतलब है कि आप जातिवाद में विश्वास। तो उन्होंने कहा था नहीं, समाज में उन्होंने कहा था कि आज वेस्ट में, रसिया में, आप उसको कास्ट मत कहिए, स्टेटा कहिए। वहां भी स्टेटा है, लोअर स्टेटा, मिडिल स्टेटा, अपर स्टेटा। जैसे हम लोग, आप याद है आपको, टीआरपी करते हैं तो क्या होता है, एसएससी ए, एसएससी बी, एसएससी सी, एसएससी ई। तो गांधी जी ने कहा कि देखिए, हमारे पास जो अभी क्या है कि जो कास्ट है यही बहुत हद तक क्लास हो गई है। जैसे दलित है वो लैंडलेस पीजेंट्री है ऑलमोस्ट। तो उन्होंने ये कहा था कि हम, जब उस समय क्लास स्ट्रगल की बात बहुत चलती थी और वामपंथ का बहुत था, उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ अगर आप वर्ग संघर्ष की बात करेंगे तो जाति संघर्ष होगा, क्योंकि हमारे यहाँ वर्ग जातियों के रूप में ही है। अब खैर उस पर मैं बहुत डिटेल नहीं जाऊंगा, लेकिन आप देखिए, गांधी जी ने बात जब भी कही हो, 1947 में आजादी मिली, और आजादी के बाद का जो सबसे बड़ा एक आंदोलन हुआ, मैं समझता हूं कि वो सन 74-75 में हुआ। और वो आंदोलन कांग्रेस पार्टी के खिलाफ ही नहीं था, बहुत एक गुजरात के एक बेस बिल से शुरू हुआ था। लेकिन मैं संक्षेप में कहूंगा,
और आज के तमाम वो सामाजिक ताकतें, यानी जो लोहियावादी थे, वामपंथी, सीपीएम सीपीआई की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो प्रोग्रेसिव, जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले ताकत है, वो चाहे लालू हो, नीतीश हो, मुलायम हो, रामविलास पासवान थे, ये सब लोग उसी में थे। और नारा था, यह सब अब ना चलने देंगे, हमने कसमें खाई हैं। और क्या नहीं चलने देंगे? जाति नहीं चलेगी। जाति तोड़ो, दाम बांधो, जनेऊ तोड़ो, ये नारा था। तो वे तमाम लोग आए, उनको लगा कि अब जातियों को तोड़ो, जाति तोड़ो, ये लोहिया जी भी कहते थे, और इससे आगे समाज बढ़ेगा। तो अब धीरे धीरे आप सोचिए 50 साल हो गए, एक जगह तो आपने ये शुरुआत की थी कि समाज में जाति को तोड़ना है। वो तमाम फोर्सेस, और कुल मिलाकर के ज्यादातर, जैसे बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है या साउथ है, यहाँ पर तो कोई यही ताकतें रही हैं जो जो मतलब सामाजिक न्याय की ताकतें थी। इन्होंने इन्हीं के मुख्यमंत्री रहे हैं, शासन किया है। तो अब आज आकर के आप देखिए समाज में जाति की बात कब होती है? इलेक्शन को अब थोड़ा अगर आप छोड़ दें, हम आप शहर में रहते हैं, गांव में भी जाते हैं, कितनी बार हुआ, ये तो है कि जाति एक पहचान है, लेकिन उस जाति का किसी चीज के लिए इस्तेमाल, आप देखिए लेखपालों का आंदोलन होता है तो सारे लेखपाल इकट्ठा होते हैं, पेंशन का मामला हो तो सारे पेंशनर होते हैं, उसमें कोई ये नहीं जानता कि पिछड़ा है, अगड़ा है, फलाना है। तो धीरे धीरे कोई भी समाज, जो एक एग्रेरियन सोसाइटी जब इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कन्वर्ट होती है, तो ये जातियां धीरे धीरे, जैसा नीरजा जी कह रही थी, बहुत सही बात, उनका प्रभाव सीमित होता है। लेकिन होता क्या है, 2014 में जातीय कार्ड नहीं चला था, 19 में नहीं चला, इस बार चलाया गया। तो होता क्या है, जातियां तो हैं, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज, जो जातियों की बड़ी बात आती है, ये तभी आती है जब कोई इलेक्शन में किसी तरह का ध्रुवीकरण करना हो। तो ये बहुत सही बात है हमारे यहाँ पे कि जब आप देखते हैं कि ये जो धार्मिक आधार पर जो ध्रुवीकरण होता है, उसको तोड़ने के लिए जातीय ध्रुवीकरण किया जाता है, ताकि जातियां जो भी है, मेजॉरिटी जो है, उसमें जातियों में बंट जाए लोग। तो मैं भी वही कह रहा हूं कि इसको सबसे ज्यादा जातीय चीज फैलाने वाले वे लोग हैं जो कभी ये नारा लेकर के आए थे कि यह सब अब ना चलने देंगे, हमने कसमें खाई। जाति आज भी है, जाति आज के 100 साल बाद भी रहेगी, वो एक पहचान है। लेकिन आप जैसे कहते हैं, कोई को कुछ भी कर ले, हम किसी कैंटीन में जाते हैं, कोई राय साहब बैठे हैं, कोई सिंह साहब बैठे हैं, कोई पंडित जी बैठे, कोई शर्मा जी हैं, कहाँ हम किस चीज की वो करते हैं, कोई मोहम्मद साहब है, सबके दोस्त होते हैं। लेकिन ये चीजों को याद दिला करके इसके नाम पर हम एकजुट हों या हम वोट में अलग अलग कन्वर्ट हो जाएं, ये राजनीति कराती है। और देखिए, जब कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता, कोई राष्ट्रीय मुद्दा या कोई अंतर्राष्ट्रीय, तो फिर क्या होता है कि इस तरह से बांटने की एक कोशिश की जाती है। इस बार भी जैसे हुआ कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, जो बहुत सारे गांव के लोग हैं, जो गरीब बेचारे हैं, उनको लगा कि अरे तो बाबा साहब की किताब ही चली जाएगी। तो मेरा यही, नीरजा जी जो कह रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं इस बात को कि राजनीति इसका कारण है, जातियां रहेंगी, लेकिन जातियों को उकसाना और उनको बांटना जाति आधार पर। मैं जो हूं सरनेम लिखता हूं, सबको पता है, आप जो लिखते हैं आपका भी नाम पता है, लेकिन कभी भेद नहीं होता। लेकिन कल को अगर वोट के नाम पर कहा जाए, राम कृपाल जी आप अपना सरनेम देखिए, नीरज जी आप अपना सरनेम देखिए, फलाना जी, तो वो नीचे भी जाकर के जब ये होता है तो फिर वो जाति उन्माद होता है। जनगणना होनी चाहिए, वैसे भी ड्यू है, और अगर लोगों का मानना है कि उसमें जातियां, तो मैं तो मानता हूं कि स्पष्ट है, सबको पता है, वो होना है तो हो जाए जाति। जी प्रोफेसर अभय दुबे जी, फिर इसके बाद सतीश जी के पास चलेंगे। देखिए, राजनीतिक दल इसके लिए दोषी हैं, सारे दल यूज करें। मैं उससे थोड़ा और आगे आपसे समझना चाहता हूँ। ब्राह्मण महासंघ, क्षत्रिय महासभा, पिछड़ों के संघ, दलितों के संघ आज भी हैं। किसान आंदोलन होता है, लेकिन वोट के समय फिर वो अपनी अपनी जातियों करते हैं। तो इसका मतलब कहीं गहरे अंतर में कुछ और चीज़ प्ले करती है सभी लोगों के अंदर, चाहे जिस वर्ग से वो आते हो, ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं इसका।
राजनीतिक दलों ने अलग अलग जगहों पे इसी के लिए कोशिश भी की। मैं ये उनको ये क्रेडिट भी दूंगा, उन्होंने बहुत प्रयास किए होंगे। भाई चलिए, आप मायावती जी को क्रेडिट दीजिए, लालू जी को क्रेडिट दीजिए, लेकिन चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत अंदर गहरे जड़ में हैं, क्योंकि जब आप उनको हल्का सा कुरेदते हैं तो वो एट प्ले हो जाती हैं। राजनीतिक दल को तो मुझे लगता है वो मछुआरे हैं, लक्ष्य लगा के बैठे हुए हैं, मछलियाँ ही फंसा लेंगे, लेकिन कहीं कुछ और भी चीज़ प्ले हो रही। क्या मुझे इसका विश्लेषण चाहिए दुबे जी? नहीं, मैं तो इस बात को मानता हूं, और मेरे ख्याल से यहाँ बैठे हुए हमारे सभी साथी मानते होंगे कि भारतीय जाति जो है वो भारतीय समाज की, और भारत जैसे अन्य समाज जो है भारतीय उपमहाद्वीप की, उसमें सामाजिक संरचना की एक विशिष्ट इकाई है। ऐसा दुनिया के और देशों में नहीं पाया जाता, एशिया के और देशों में नहीं पाया जाता, चीन में नहीं पाया जाता, मोटे तौर पर जापान में नहीं पाया जाता, और भी कई जगहों पर नहीं पाया जाता। इसीलिए 50 के दशक के अंत में जब भारतीय राजनीति का मॉडल बना रहे थे बौद्धिक रूप से, एकेडमिक रूप से, प्रोफेसर रजनी कोठारी, इनको मानता हूं उनसे बड़ा कोई राजनीति शास्त्री भारत में नहीं हुआ है, सीएसडीएस के संस्थापक थे, तो उन्होंने अपनी किताब पॉलिटिक्स इन इंडिया लिखी, तो उसका पहला वाक्य था इस किताब का कि भारत जैसे पारंपरिक समाजों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया राजनीतिकरण की प्रक्रिया के जरिए आगे बढ़ती है, पॉलिटिसाइजेशन के जरिए जो है वो मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। ये उनका पहला वाक्य था उनका। और जब पॉलिटिसाइजेशन की वो बात करते हैं तो उसमें पूरी किताब में एक अलग से एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम ही है पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट। ये बात स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैठ के उन्होंने ये किताब लिखी थी, सारे डेटा वो यहां से, आंकड़े यहां से लेके गए थे, और ये इस किताब के 20 संस्करण छप चुके हैं। सारी दुनिया में भारतीय राजनीति के बारे में ये किताब पढ़ी जाती है। उस किताब का पहला वाक्य मैं बता रहा हूं। तो जातियों का जो राजनीतिकरण हुआ है उसके जरिए ही भारत का आधुनिकीकरण धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। चूंकि ये यूरोप नहीं है, चूंकि ये चीन की तरह यूनिफॉर्म सोसाइटी नहीं है, कमोबेश जापान भी एक काफी यूनिफॉर्म सी सोसाइटी है, इसलिए वहां पर दूसरे तरीके से मामला आगे बढ़ा है। भारत में इसी तरीके से बढ़ सकता था जिस तरीके से बढ़ा है, तो इसमें मैं बहुत ज्यादा निराश नहीं हूं। मैं आपका जो शुरुआती वक्तव्य था मैं उससे सहमत हूं कि भारतीय समाज ने कई दृष्टियों से असाधारण प्रगति की है। कई चीजें हैं जो अभी हम लोग उस दिशा में आगे नहीं बढ़ पाए हैं, वो अभी हम लोगों को आगे बढ़ना बाकी है। लेकिन हम लोग मेहरबानी करके जाति के दरवाजे पे ही सारा ठीकरा न फोड़ें, क्योंकि आखिरकार लोकतंत्र में जो सत्ता होगी उस सत्ता का उपभोग कौन करेगा, उस सत्ता का बंटवारा कैसे होगा, ये तो कोई ना कोई तरीका हिंदुस्तान के समाज में निकालना पड़ेगा, इतने बड़े समाज में जिसकी की इकाई जाति है। इसीलिए यहां पर राजनीतिक गोलबंदी की इकाई जाति है। ये एक हकीकत है और इस हकीकत से हम लोग मुंह नहीं चुरा सकते, ये बनी रहेगी। और चूंकि राजनीतिक इकाई जाति है, इसलिए हर दल जातियों का एक समीकरण बनाता है, बड़ी सावधानी से बनाता है। जब जातियों का समीकरण सावधानी से, जैसे कांग्रेस ने एक जमाने में बनाया था, तो कांग्रेस जो करता था वो करती थी, वही राष्ट्रवाद था। कांग्रेस को जातिवादी पार्टी के तौर पर देखा नहीं जाता था। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक बहुत बढ़िया और अपने हिसाब से सावधानी से समीकरण बनाया, जिसकी मैं अक्सर प्रशंसा भी करता हूं, और बड़ा वो कामयाब भी रहा, कम से कम 10 साल तो कामयाब रहा ही। अब उसके बाद थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ लगता है। जब वो समीकरण गड़बड़ा जाता है तब फिर लगता है ऐसे जातियां जो हैं वो अपने आप को दोबारा दावा कर रही हैं, जैसे कि मान लीजिए जातियां पहले बीच में खत्म हो गई हों। ऐसा कोई भी क्षण नहीं था भारतीय राजनीति में, भारत के विकास में, जब जातियां खत्म हो गई हों या जातियों ने अपनी दावेदारी पीछे खींच ली हो। ये राजनीतिक गोलबंदी की एक अनिवार्य इकाई है, और मैं नहीं देखता कि आगे 50-100 साल में या और आगे समय में ये इकाई समाप्त होगी। ये ऐसी ही बनी रहेगी, इसी प्रक्रिया पे, यही इसकी ट्रेजेक्टरी होगी जिसके जरिए भारत का विकास होगा। तो अब आपने बहुत इंटरेस्टिंग बात कही। हम लोगों का ये आज हम चर्चा करें, इसका उद्देश्य ये नहीं कि किसकी कितनी हिस्सेदारी वाली बहस हम लाना चाहते हैं। हम तो ये समझना चाह रहे हैं सिर्फ कि एक हिस्सा जो राजनीतिक डिस्कोर्स में या सामाजिक संरचना में है उसकी व्याख्या क्या हो सकती है, उसको समझने की कोशिश है। हमारा इसमें जजमेंटल व्यू नहीं कि किसको क्या मिलना चाहिए, वो इसलिए हमने कहा कि बहुत राजनीतिक बहस में हम लोग फंसेंगे तो फिर कौन बुरा कौन पे नहीं है। हम तो ये समझने की कोशिश करें। एग्जैक्टली। तो मुझे ये समझाइए कि यही एक समस्या भी है ना, हम लोग चाहते हैं कि सर्वसमानी सर्वमूलक समाज बने, भेदभाव वाला समाज न रहे। ये मेरा जो प्रश्न है, टूटती क्यों नहीं है? कोई इसको क्या प्रश्रय मिलता है, या किसी को बनाए रखने में फ़ायदा है, या जो उसके अंदर लोग हैं उनको दूसरे तरीके से ट्रीट किया जाता है? हम लोग सही प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करते, क्यों नहीं ये खत्म होती है? मेरे ख्याल से देखिए, अगर आप ये टूट नहीं रही है इस दृष्टि से देखेंगे तो बात दूसरी होगी। मेरा मानना है कि आजादी के बाद से
लोकतांत्रिक राजनीति के दबावों में जाति का किरदार काफी बदला है। जो नीरजा जी बात कह रही थी और रामकृपाल जी बात कह रहे थे, मैं उससे मोटे तौर पर सहमत हूं कि जो कास्ट के स्ट्रक्चर हैं, जातियों का बदलाव, उनके आपसी संबंध, उनका गठजोड़ करने का तरीका, अलग होने का तरीका, उनके झगड़ों का तरीका, उनकी दोस्ती का तरीका, ये सब चीजें काफी बदली हैं। अब जाति पहले ऐसी नहीं रही। ऐसे बहुत सारे दायरे ऐसे हैं जहां पे आप नहीं देखेंगे कि जाति अपने आप को रोजमर्रा की जिंदगी में व्यक्त करती है। नहीं नहीं देखेंगे आप बहुत सारे दायरे। कुछ दायरे हैं जहां पे आपको देखेंगे कि जाति बहुत ही तीखे तरीके से अपने आप को व्यक्त करती है। एक जमाना था जबकि ऐसा कोई दायरा नहीं था जहां पे जाति अपने आप को व्यक्त ना करती हो, लेकिन अब व्यापार का दायरा है, बहुत से ऐसे दायरे हैं जहां पर जातियां अपने आप को व्यक्त नहीं करती हैं। शहरीकरण की प्रक्रिया में भी जातियां कई जगहों पर बहुत नरमी के साथ होती हैं और इस तरह से मिली जुली होती हैं कि हम अलग अलग करके नहीं देख सकते। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां जातियां अभी भी तीखे तरीके से व्यक्त करती हैं, और वो है राजनीति का इलाका, गोलबंदी का इलाका, और सत्ता में किसको क्या मिलेगा ये तय करने वाला इलाका। जी सतीश जी, जाति बंधन के टूटने के पीछे राजनीति है? नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में सिर्फ राजनीति में ही हम जाति को समझ पाए। मुझे ऐसा लगता है कि भारत के मूल में जाति है, हर क्षेत्र में जाति है, कला में जाति है। इवन रामप्रकाश जी ये कह रहे थे कि जातीय व्यवस्था को तोड़ने का एक बहुत अच्छा साधन कहीं ना कहीं औद्योगिकरण हो सकता है। लेकिन अगर आप भारत का औद्योगिकरण देखते हैं तो चूंकि वहां अगर दलितों का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं तो मात्र 1% लोग कहीं ना कहीं वहां नौकरियों में दिखाई देते हैं, प्राइवेट सेक्टर में। तो इसलिए इन सब चीजों के लिए कहीं ना कहीं, देखिए, एक चीज मैं कहूंगा कि जो जातीय व्यवस्था के उछले पायदान के ऊपर बैठा है, जहां से जाति में ऊपर होने से वहां उनको कहीं ना कहीं सर्वोच्चता मिलती है, जब तक उस व्यक्ति के मन में ये नहीं आएगा कि भारत से जाति छूटे, तब तक भारत में जाति खत्म नहीं हो सकती। आमतौर पे जो जातीय व्यवस्था के निचले पायदान पर जो व्यक्ति बैठता है वो जाति खत्म करने की बात करता है, लेकिन जो जातीय व्यवस्था में उछले, जहां कहीं ना कहीं उसको फायदा होता है, तो वहां से जाति जब तक वो नहीं छोड़ेगा तब तक जाति नहीं टूटेगी। दूसरी बात, जाति टूटेगी या नहीं टूटेगी, देखिए, अभी हम आरक्षण को लेकर के आपके यहाँ चल भी रहा था। आरक्षण कारण नहीं है, कारण जाति है, आरक्षण निवारण है, लेकिन हम जाति को नहीं तोड़ पाए। अब हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आरक्षण को ही तोड़ने की एक कवायद चल रही है, उनकी उपजातियों में कहीं ना कहीं जातियों को ढूंढा जा रहा है। तो ऐसी व्यवस्था में मेरे हिसाब से तमाम लोगों को एक मंथन करना चाहिए। जातीय एक व्यवस्था है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, सिर्फ राजनीति में हम जाति को पहचान पाए, बाकी गीत में, संगीत में, फिल्मों में, खेल में, कहीं ना कहीं इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप देखेंगे कि जहां देने की बारी आती है तो हम कहीं ना कहीं जो छोटी जाति के लोग हैं, जो सामाजिक रूप से कमजोर हैं, कहीं ना कहीं उनको देने के नाम पर कोताही बरतते हैं। और अगर आप ये भी देखेंगे, इसमें भी कहीं कोई तो राय नहीं, ये भी एक सच्चाई है कि कुछ जातियां ऐसी होती हैं कि जो सिस्टम के अंदर सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं पावरफुल होती हैं, जहां से पूरी की पूरी नीतियां बनती हैं। अगर आप भारत सरकार का कैबिनेट देखेंगे तो कुछ निश्चित जातियां ही हैं जहां जिनकी जनसंख्या, अगर जनसंख्या की हम बात करें तो वो मुश्किल से 5% है, लेकिन अगर उनकी हिस्सेदारी देखेंगे तो वो 80% के आसपास, 90% के आसपास चली जाती है और बाकी जातियां कहीं ना कहीं छूट जाती है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं मनोस्थिति सिर्फ सामान्य, देखिए, भारतीय जो समाज है, भारतीय समाज में सिर्फ जाति नहीं दिखाई देती, भारत के हर सिस्टम के अंदर जातियां दिखाई देती हैं। जहां से पूरा का पूरा देश चलाया जाता है, जिस व्यवस्था में जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन संवैधानिक संस्थाओं में भी अगर हम देखते हैं, हाँ, एक बात जरूर कहूंगा कि जहां जहां आरक्षण है वहां वहां कहीं ना कहीं दलितों की उपस्थिति या जो सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग का व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं आपको नजर आएगा। लेकिन जिन क्षेत्रों में आरक्षण नहीं है वहां का भारत का जो सामाजिक ढांचा है या एक इस तरह की सोच है कि वहां उसके पाए जाने की संभावनाएं लगभग कहीं ना कहीं नगण्य होती है। तो ऐसे समय में कहीं ना कहीं आज कल देश आजाद हुए इतने समय हो गया है, ऐसे समय में। और दूसरी बात ये कहूंगा कि देखिए, जातीय से, हालांकि जात का जो सबसे ज्यादा खतरनाक दायरा जो होता है वो वहां होता है कि जहां व्यक्ति पैदा होता है। वहां से जैसे जैसे उसकी दूरी बढ़ती है, जहां से उस जगह से, अगर किसी गांव में पैदा हुआ है तो जो उसका मित्र है हो सकता है कि उसको बैठने में संकोच हो, लेकिन जैसे जैसे वो शहर की तरफ जाते हैं वहां से दूरी बढ़ती है। निश्चित रूप से जात का दायरा कहीं ना कहीं खत्म होता है। लोगों के अंदर माइग्रेशन पावर, दलितों के अंदर भी मैं ये कहता हूं कि भारत सरकार को कहीं ना कहीं ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए कि लोगों को मैक्सिमम दूरी से माइग्रेट किया जाए।
एक जगह से दूसरी जगह की तरफ जब जैसे लोग बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जाति का दायरा टूटेगा। लेकिन ये जाति का दायरा टूटना जरूर चाहिए। कहीं ना कहीं हम ये रिप्रेजेंटेशन, ये सब चीजें ये है, जाति एक जहर है, जाति एक भारतीय समाज की कड़वी सच्चाई है। और ये भी आपको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं भारतीय समाज बहुत आगे नहीं बढ़ा। आप प्राकृतिक संसाधनों से भी बड़ा एक मानव संसाधन होता है। आप कहीं ना कहीं एक व्यवस्था विशेष की वजह से एक बहुत बड़ा मानव जी सतीश जी, जी जी जी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही जी कि राजनीतिक तौर पे आइडेंटिफिकेशन हुआ है। बिल्कुल सही बात आपने की, इतनी राजनीतिक दल बने, सब चीज़ें हुई, चेतना हुई। क्या इसका ये संबंध है कि बहुत विकसित अगर समाज हो जाए तो ये टूट सकता है? निश्चित निश्चित। देखिए धीमे धीमे टूटेगा। 100% भारत में जातीय व्यवस्था टूटेगी। जातीय व्यवस्था कैसे टूटेगी? जब तक सिस्टम नहीं चाहेगा। देखिए हमने, सुनिए, यहाँ बाल विवाह भी छूटा है, यहाँ पे सती प्रथा भी छूटी है, यहाँ पे देवदासियों के ऊपर बैन लगाया वो भी छूटा है, यहाँ पे बेटियों को मार दिया जाता था, भ्रूण हत्या होती थी, वो भी छूटा है। कहीं ना कहीं जब तक सरकार या सिस्टम में जो लोग हैं, अगर वो जब तक नहीं चाहेंगे, कड़े कानून बनाने पड़े, व्यवस्थाओं, आप डरिए मत, किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आज जैसे देश में आरक्षण की चर्चा है, कुछ लोगों को लगता है कि भाई आरक्षण अब नहीं होना चाहिए, ये बहुत लंबे समय तक हो गया, या एक व्यक्ति जिसने एक बार आरक्षण ले लिया हो उसको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। बहुत सारे तथ्य लोगों ने रखे। लेकिन यहां आपको यह भी मानना पड़ेगा कि भारत के समाज के सशक्तिकरण में आरक्षण सबसे महत्वपूर्ण कारक बना। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि जो आरक्षण को सिर्फ एक गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के रूप में देखना चाहते हैं। भारत में आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। बड़ी गंभीरता के साथ अगर हम जाति छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से आरक्षण छोड़ा जा सकता है। अगर कुछ लोगों को लगता है, और अब ये समय है कि जाति का दिखावा नहीं होना चाहिए, है ना कहीं जाति को दिखा करके आप कहीं ना कहीं सिस्टम के अंदर जा करके बढ़त हासिल करते हैं। जी, ये भारतीय समाज की एक सच्चाई है। जी 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 जी। अवैध जी, एक सवाल आपसे हो चुकी, वो आपके पास ही आ रहा घूम के। जी, आप कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही विशिष्ट इकाई है जो उसके अंदर क्या कहते हैं, इनग्रेव्ड हो गई, मतलब उसके अंदर एकदम डीएनए की तरह प्रवाहित हो रही है। मैं सवाल अभी हमने जो पूछा था सतीश जी से, इसलिए मैं कहता उसको बहुत पॉलिटिकल ले जाएंगे तो फिर वो तू मैं वाली बहस हो जाएगी। आप देखिए जो विकसित लोग हैं, किसी का मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं तो लोग बुरा मान जाएंगे, मेरे ऊपर फारिग हो जाएंगे। वो अपर कास्ट के हों, लोअर कास्ट के हों, उनके अपने निजी विकास के बावजूद उनके अंदर वो भावना नहीं खत्म होती है। सर मैं इसको समझना चाहता हूँ। दुबे जी, नहीं तो आर्थिक विकास से जाति समाप्त हो जाएगी, ये तो एक क्लेम है, ये एक दावा है कि आर्थिक विकास से जाति समाप्त हो जाएगी। सतीश जी क्लेम कर रहे हैं ये दावा जो है, जो भारत की एम्पिरिकल रियलिटी है, यानी भारत का जो अनुभवजन्य यथार्थ है, उस पर तो खरी नहीं उतरती। देखिए, जाति को समाप्त करने के इस देश में बहुत आंदोलन हुए हैं। सावरकर ने जातिबंदी का अभियान चलाया था। अंबेडकर ने एनिलेशन ऑफ कास्ट की बात कही। उसके बाद लेकिन दलितों की ही जब नए सिरे से गोलबंदी होनी शुरू हुई तो फिर कांशीराम ने कहा कि जात को हम मजबूत करना है, हमें कमजोर नहीं करना। जात जितनी मजबूत होगी उतना ही हमको उसमें लाभ होगा। तो बहुत तरीके से ये चीजें सामने आती हैं। जो जाति को तोड़ने के जितने भी आग्रह हुए हैं, वो आग्रह आज तक कामयाब क्यों नहीं हुए? वो इसीलिए कामयाब नहीं हुए कि ये हमारे देश की एक बुनियादी बेसिक स्ट्रक्चरल रियलिटी है, एक बुनियादी संरचनागत यथार्थ है। इसमें जातियों के बीच में जो ऊंच नीच है उसको हम कितना नरम कर सकते हैं, सवाल इस बात का है। जातियों के बीच के ऊंच नीच को आधुनिकीकरण के जरिए, आर्थिक विकास के जरिए, राजनीति में सत्ता के बंटवारे के जरिए, आरक्षण के जरिए, कई तरीके से, जितने भी तरीके उसके लिए और भी कुछ तरीके हो तो वो भी खोजे जा सकते हैं। उस ऊंच नीच को, उस हायरार्की को, उस पदानुक्रम को हम कितना नरम कर सकते हैं, इतना तो संभव है। लेकिन ये जो पूरा एक जो पश्चिमीकरण का पूरा फंडा है, जो हम लोगों को थमाया गया है और हम लोग उसको थाम लिया है कि हम जातियां एक दिन भारत में समाप्त हो जाएंगी और एक यूनिफॉर्म सोसाइटी बन जाएगी, मुझे लगता है कि ये एक ऐसा स्वप्न है जिसको देखना भी उचित नहीं है, क्योंकि ये भारतीय समाज के बुनियादी यथार्थ के विपरीत जाता है। जातियों की आपसी टकराव जो है वो सब चीजें नरम हो सकती हैं, ये तो बात मैं मान सकता हूं, नरम हो सकती हैं।
उसके अंदर जो दुष्टता है, उसके अंदर जो हिंसा है, उसके अंदर जो छुआछूत है, जो आपसी आपसी मारकाट है, ये सब कमजोर हो सकती है, लेकिन खत्म नहीं हो सकता। खत्म होने के बाद फिर भारतीय समाज कुछ और हो जाएगा, फिर जैसा भारतीय समाज है वैसा नहीं रहेगा। नीरज जी देखिए, दुबे जी कह रहे हैं कि ये जाति विहीन समाज जो है ये यूटोपिया है। या किससे पूछ रहे हैं आप? आपसे मुझसे पूछ रहे हैं जी। मैं एक दो चीजें कहना चाहती हूँ। ये जो आप कह रहे हैं उसमें मुझे लगता है जितनी विविधता, डाइवर्सिटी हमारे देश में है ना, चाहे जात को लेके हो, धर्म को लेके हो, भाषा को लेके हो, खान पान को लेके हो, हर 15 किलोमीटर में आपको हर एक चीज, रहन सहन को लेके हो, तो इतनी विविधता मेरे ख्याल दुनिया के किसी देश में नहीं है। और हम एक डेमोक्रेसी है जिसकी वजह से हम इकट्ठे हैं। सबको अपनी बात कहने का मौका है, सबको अपनी तरह जीने का मौका, अपना धर्म पालन करने का, अपनी जात को फॉलो करने का। तो ये जो दुबे जी कह रहे हैं, मैं भी ये मानती हूँ, जो उसमें ऊंच नीच है, घृणा को, एक दूसरे को देखना, उसको बाहर करना है। जो स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, अगर हम यूनिफॉर्म हो गए तो हम हिंदुस्तानी नहीं रहेंगे। वो आई एग्री विद दैट। एक और चीज मैं आपके नोटिस में लाना चाहती हूँ। जब जयप्रकाश नारायण की मूवमेंट चली थी 73-74 में, बिहार आंदोलन, तो वो हर जगह बिहार में भ्रमण कर रहे थे, संपूर्ण क्रांति की बात कर रहे थे। और मुझे याद है मुंगेर जिले में उन्होंने नौजवानों को कहा, ये कास्टलेस सोसाइटी की जो बात की, तो उन्होंने जनेऊ तोड़ने की बात की, और बहुत सारे लड़के, कुछ पेड़ों पे थे, कुछ अगल बगल थे, सबने कहा कि अभी तोड़ना है। उन्होंने कहा अभी, और उन्होंने जनेऊ तोड़ के जेपी के ऊपर फेंके थे। अब जो इंटरेस्टिंग चीज है, उसके बाद जो मूवमेंट भी चला कि आप अपना कास्ट का नाम, सरनेम जो होता है ना, जिससे आपकी कास्ट पता लगती है, आप गुप्ता हैं, आप चतुर्वेदी हैं, उससे पता लग जाएगा आप बनिया हैं या ब्राह्मण हैं। तो लोगों ने अपना सिर्फ पहला नाम रखना शुरू किया। जो इंटरेस्टिंग चीज थी, वे उन लोगों ने किया जो हायर कास्ट को बिलोंग करते थे, फॉरवर्ड कास्ट को। जहां तक कि नीचे के हैं, नीचे नहीं कहूंगी, अलग है, जो दलित हैं, जो कि शोषण का शिकार रहे हैं, ओबीसी जो शोषण का शिकार रहे हैं। शरद यादव ये बोलते थे कि आप लोग जानते नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं, हमको स्कूल में बोलते थे, ओ है अहीर के बच्चे, इस तरह से हमको संबोधित करते थे, जिस नजरों से देखा जाता था। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए रिजर्वेशन, आरक्षण रखा गया है, वो इसी वजह से रखा गया है। तो कहीं ना कहीं जो ये जातियां डेमोक्रेसी की वजह से उठ के खड़ी हो रही हैं, अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं, सत्ता में अपना हक मान रही हैं, इकोनॉमिकली अपना हक मान रही हैं, उनके लिए तो जैसा मैंने कहा, कास्ट इज अ बैज ऑफ ऑनर। वो नहीं छुपाएंगे अपनी कास्ट को। जी आज रामकृपाल सर, अच्छा कंप्लीट कर लीजिए मैं, अगर आपको बाकी रह गया तो। जी, मैं अभी सारी बातें सुन रहा था। अच्छा है लोगों ने कहा। देखिए, एक चीज तो मैं बता दूं, मैं भी ये मानता हूं, जैसा मैंने पहले आपसे कहा था कि गांधी जी जो कहते थे कि भाई क्लास कहो या कास्ट कहो, मैंने जैसे कहा था कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, आप एक छोटी सी चीज समझिए, किसी कैंटीन में, जब मैं दिल्ली में हूं, कहीं भी खाना खाने जाऊंगा, तो ये मेरे दिमाग में ही नहीं आएगा कि ये खाना बनाने वाला कौन है, परोसने वाला कौन है, देने वाला कौन है। लेकिन वही जब मैं गांव में जाता हूं, आज भी व्यक्ति वही है, वहां जाता हूं तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर है कि उसमें अलग अलग जातियां हैं, आप भी जानते हैं, वो एक बिल्कुल अलग हो जाता है। हालांकि मेरी मानसिकता नहीं है, मैं केवल ये कह रहा हूं कि देखिए, जाति एक पहचान के रूप में रहे, ये एक ऐसा प्रोसेस है। दो शब्द होता है, लेनिन ने इसको बहुत अच्छी तरह से कहा था, एक होता है ओवरथ्रो, एक होता है विदरिंग अवे। मतलब जैसे सांप का केचुल है, जितना नया आएगा उतना ही पुराना निकलेगा। ये नहीं हो सकता है। नाखून है, नाखून जितना नीचे से बढ़ेगा उतने ऊपर सूखेगा। तो समाज में क्या, हमारे यहाँ क्या हुआ है, अभी भी आप समझिए, यूएस में या बाकी विदेशों में खेती भी वहां जो है वो इंडस्ट्रियल उसमें आ गई है।
हमारे यहाँ अभी जिस तरह का समाज है, जैसे जैसे शहरी हो रहा है, वैसे वैसे जाति का जो विष है, मैं वो कह रहा हूं कि कुछ ऊपर लेवल पर बने रहता हो, नीचे लेवल पर डे बाई डे की लाइफ में वो उस तरह से नहीं दिखाई पड़ता है। एक बात आपको मैं और कहने वाला हूं, आग सबके घर में होती है। आप मान लीजिए कि आग है, आग चूल्हे में खाना पकाने के लिए होती है, लेकिन अगर आप उसी आग को आप अपने जो वो आपकी छत है, या जैसे गांव में कहते हैं फूस की छत, उसमें लगा देंगे तो मकान जल जाएगा। बात सिर्फ इसकी है कि जातीय अस्मिता खत्म नहीं होगी। आप उसको कुछ भी कह लीजिए, जैसे गांधी जी ने कहा था कि आप स्टेटा कहेंगे, हमारे यहाँ दलित जो रहा है वो लैंडलेस पीजेंट्री है, भूमिहीन है, उसके पास बिल्कुल जमीन नहीं है। तो एक तरह से भूमिहीनों का एक ग्रुप है। और कांसीराम जो बात सही आप कह रहे हैं, कांसीराम ये कहते थे कि जब हमारे यहाँ कास्ट ही क्लास है तो जितनी बार चुनाव होंगे उतनी बार चुनाव से क्या होता है कि सामाजिक राजनीतिक चेतना बहुत तेजी से फैलती है। और जातियों में भी आप देखिए ना, क्यों मंडल पहले चला था 20 साल पहले, आखिर मंडल में से क्यों बहुत सारी जातियां जो 37% 38% थी वो क्यों अलग हो गई? तो जातियों में भी एक वर्ग होने के बावजूद इनके अपने कॉन्ट्रडिक्शंस उभरेंगे समय के साथ। तो मेरा कहना यह है केवल जातियां रहेंगी, लेकिन एक इसको आइडेंटिटी के रूप में मानिए, और जिसका जैसे जैसे विकास होगा, सारी चीजें सामाजिक चेतना बढ़ेगी, तो ये चीजों का जो एक होता है मिसयूज, आग भोजन पकाती भी है, शरीर को जलाती भी है, आप जिस तरह से करें। मैंने ये देखा है कि जातियों में रहते हुए भी समाज में लोग अच्छी तरह से जी रहे हैं सामंजस्य। इलेक्शन आता है, बाबरी मस्जिद रहती है, हिंदू मुसलमान एक साथ जीते थे, लेकिन जैसे ही बाबरी मस्जिद ढही उसके बाद से आप देखिए 90 के बाद कितना बदलाव हुआ। तो कई जगह पे एक जो जातियों में समरसता होकर के अपना वो चल रहा है। अब जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने कहा कि लेखपाल का एक सम्मेलन होता है, आप गांव में भी जाइए, सेक्रेटरी आंदोलन करते हैं तो वो सब सेक्रेटरी हैं, उनमें कहीं भी कुछ भेद नहीं होता है। तो ऐसे ही जैसे मैंने कहा कि फौज वाले, तो कास्ट अगर क्लास में तब्दील हो रही है धीरे धीरे, तो उसके आर्थिक हित, जो बहुत बड़ी जेंट्री है अभी उसका आर्थिक हित वो उसमें कन्वर्ट नहीं हुआ, तो उसका आर्थिक हित और सामाजिक हित जाति में ही है। इसलिए वो एग्रेरियन सोसाइटी में आपको जाति का ज्यादा असर दिखेगा। शहरों में भी है, लेकिन जानते हैं किस एक लाइन करके खत्म करूंगा, आज की बात नहीं। नेहरू जी एक बार जब लोहिया जी थे तो नेहरू जी आए और उन्होंने अंग्रेजी का एक अखबार उठाया, किसी संडे का अखबार लेके आए थे, और उन्होंने कहा कि यार देखो ये क्या है, सरयू प्रारी ब्राह्मण, फलाना जाति की लड़की चाहिए, गोरी बदन, फलाना ठिकाना, उन्होंने कहा। लोहिया जी ने हंसते हुए चुटकी ली कि देखिए आपके प्रधानमंत्री इस उम्र में मैट्रिमोनियल देखते। मैं केवल ये कह रहा था, आज भी वो सिलसिला जारी है। आप शहर उठा कर देखिए, शादी ब्याह के मामले में किस तरह से होते हैं, लेकिन दैनंदिन जीवन में मैं आपको फिर कहता हूँ, पंचर बनवाने जाते हैं हम सुबह से लेकर के शाम तक, किससे जी रामकृपाल जी यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने रखा। मैं यहाँ पे आपको इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि सतीश जी को ले आओ, फिर मैं इस पे और उदाहरण दूंगा, फिर मैं समझने की कोशिश करूंगा। सतीश जी, क्या पॉलिटिकल सिस्टम ने जो इस समस्या को एड्रेस करने की कोशिश की है वो ठीक नहीं की है? समस्या समझ ही नहीं पाए और एड्रेस कर रहे थे? नहीं, देखिए दो चीजें हैं। अभी रामकृपाल जी ने कहा कि जो सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग है उसके पास संसाधन है क्या? उसके पास तो ना तो प्राकृतिक संसाधनों में उसकी हिस्सेदारी जीरो है। तो ऐसे समय में उसको जो संसाधन लगा कि इस देश की व्यवस्था में शामिल होने के लिए उसके पास एक वोट का अधिकार है, उसकी आबादी है, उसकी आबादी कहीं ना कहीं उसने बहुत बार कोशिश करी कि सत्ता और व्यवस्था कहीं ना कहीं उसकी तरफ देखे, उसकी प्रोग्रेस की तरफ कुछ ऐसे रास्ते निकाले, उसकी हिस्सेदारी सुनिश्चित करे। हालांकि आरक्षण अधिनियम 1935 था, लेकिन उसके बावजूद भी आरक्षण से पद खाली पड़े रहे, उनको किसी ना किसी तरीके से सिस्टम से दूर किया। मेरा दो नजरियों में थोड़ा सा डिफरेंट है। भारतीय समाज की जाति कोई विशिष्टता नहीं है, ये मेरा अपना नजरिया। हर व्यक्ति को अलग अलग सोचना, किसी को लग सकता है
किसी को लग सकता है कि जिनको जातियों से फायदा हो सकता हो, उनको लग सकता है कि जो भारतीय समाज की कहीं ना कहीं जाति है वो विशिष्टता हो सकती है ना। मैं उसको डाइवर्सिटी के नजरिए से देखता हूं। मेरा सीधा सीधा मानना है कि गंदगी को गंदगी से साफ नहीं कर सकते। गंदगी को अगर साफ करना है तो कहीं ना कहीं उसके साथ स्वच्छ जल चाहिए, स्वच्छ सोच चाहिए। अब भारतीय समाज को यह मंथन करना चाहिए। निश्चित रूप से जाति ने हमको बहुत दिन तक रोक के रखा। और देखिए जातीय व्यवस्था क्या है, मुझे किसी कोई व्यक्ति अगर ऊपरे माले में रहता है और मैं निचले माले में रहता हूं, मुझे इससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ रहा। समस्या तब क्रिएट होती है कि जो ऊपरे वाले माले वाला व्यक्ति है, जब नीचे वाला ऊपर की ओर चलता है तो कहीं ना कहीं सिस्टम में, चूंकि वो ऊपर बैठा है, उसको नीचे की ओर धकेलता है। ऐसे में जो नीचे वाला व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि उसका नीचे रहने का जो कारण है या उसके आगे नहीं बढ़ने का जो कारण है, जो ऊपर वाला है, जो व्यवस्था के अंदर शामिल है, कहीं ना कहीं उसको लगता है कि वो जातीय व्यवस्था है। देखिए, आप सरकार को कड़े कानून बनाने ही पड़ेंगे। जाति का किसी भी तरह का जो प्रदर्शन है कहीं ना कहीं लोगों के अंदर भय क्रिएट करता है। गाड़ी के पीछे कुछ विशेष जातियां हैं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं या मैं गाड़ी चला रहा हूं, कुछ नोएडा में रहते हैं, अगर कुछ जातियों के नाम देख करके आदमी खुद पे आज भी वो सील जाता है कि यार नहीं, इस गाड़ी से मुझे पीछे रहने में ही फायदा है। कहीं ना कहीं उसकी आशंकाएं लगती हैं। तो ये चीजें हैं, लोग जाति दिखा करके गांव देहात में अभी भी भय का माहौल क्रिएट करते हैं। जो शैक्षिक संस्थानों में लोग बैठे हैं, अभी भी उनकी मानसिकता बहुत बेहतर नहीं है। ऐसी व्यवस्था में सरकार को जो सार्वजनिक क्षेत्र है, आप छोड़िए प्राइवेट सेक्टर की बात छोड़िए, जहां जहां जो संस्थान सरकार के ऊपर आधारित हो, कहीं ना कहीं सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि अगर आप सरकारी व्यवस्था का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इस कास्ट सिस्टम के बाहर आना ही पड़ेगा। अगर आप इस कास्ट सिस्टम से बाहर नहीं आना चाहते तो सरकार में आपकी जो हिस्सेदारी होगी वो नगण्य होगी। जैसे आबादी को लेकर के कहना चाहते हैं कि अगर कोई सरकारी सिस्टम में रहना चाहता है तो उसकी एक बच्चों की लिमिट की भी कहते हैं। तो क्यों नहीं हम आज ये सोच सकते हैं कि सिस्टम में अगर आप जाना चाहते हैं, सरकार, कम से कम प्राइवेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, सरकारी सिस्टम में सरकार ऐसा कोई नियम बना दे कि कोई भी व्यक्ति अगर वो या तो जाति चाहे तो जाति ले, आप वहां सिस्टम से बाहर रहेंगे। अगर आपको सिस्टम के अंदर हिस्सेदारी चाहेगी तो आपको कहीं ना कहीं जाति छोड़नी ही पड़ेगी। जी सर जी। इसमें मेरा एक खाली, मैं को ब्रेक ले रहा हूँ, छोटे से एक लाइन बोल के ब्रेक ले रहा हूँ। ये जो आप सुझाव दे रहे हैं ना सर, ये सत्ता संघर्ष है। ये समस्या मुझे लगता है थोड़ा उससे डिफरेंट है। जहाँ अभय जी बार बार इशारा कर रहे हैं, मैं उसको भी कुरे दूंगा लौट के। सत्ता हासिल करना और समाज को दुरुस्त कर लेना दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं सर। पॉलिटिक्स और शासन, प्रशासन, सरकारें, ये समाज के रिप्रेजेंटेटिव हैं। वहाँ पे बदलाव की हमको ज़रूरत है। छोटा सा ब्रेक लेके आते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत दिलचस्प है, देखिए 4 लोग 4 तरह के व्यूज आ रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, कंटिन्यू करते हैं इसको। स्वागत है एक बार फिर से आपका। देश बदला है लेकिन मुद्दे वही हैं, ये हमारा आज का विषय है। और इसमें एक टॉपिक को खास तौर पे हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, वो कास्ट सिस्टम है, जो कि बहुत मुश्किलें पैदा करता है सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, और तमाम वर्गों के बीच में एक चुनौती की स्थिति बनाए रखता है। अभी बहुत थॉट प्रोवोकिंग डिस्कशन चल रहा है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। अभय जी, आप ना अपने हर बात में लास्ट में एक जो है ऐसी चीज़ छोड़ते हैं जहाँ से एक नया सवाल खड़ा होता है। अभी बहुत डिस्कशन हुआ, इसमें रामकृपाल जी ने जो बात की थी उसके आखिरी में एक लाइन उन्होंने कही कि जब लेखपालों के महासंघ संघ होता है तो उसमें लेखपाल ही होते हैं। आप देखिए, डूटा, जूटा, लूटा, आईएएस एसोसिएशन, पीस एसोसिएशन, डॉक्टरों के संघ में कंपाउंडर क्यों नहीं होता, डूटा में वहाँ का चपरासी क्यों नहीं होता। ये जो समस्या खड़ी होती है ना सर, कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था सतीश जी से भी, कि आर्थिक संपन्नता आ जाने से या इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से ये समस्या हल नहीं हो रही। आपने कहा था नहीं हल होगी। ये क्या दूसरी चीज़ है, क्या कुछ सोच पे प्रॉब्लम है? नहीं देखिए, अभय जी के पास सर, सतीश जी, अभय जी के पास जी। देखिए, जो दुनिया पे जो पश्चिमी देशों का जो बौद्धिक प्रभाव है सारी दुनिया पे, उसने हम लोगों के दिमाग में एक फंडा भर दिया है। वो ये है कि समाज को यूनिफॉर्म होना चाहिए, सोसाइटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, और अगर उसके अंदर कुछ कैटेगरीज हों भी तो वैसी हों जैसी कि वेस्टर्न सोसाइटीज में है, उस तरह की कैटेगरी हों।
इसके अलावा जितने भी दूसरे समाज हैं जो यूनिफॉर्म नहीं है वेस्टर्न सोसाइटी में, उनको हमेशा आधा अधूरे समाज के तौर पर चित्रित किया जाता है। और उनकी अगर आर्थिक विकास नहीं हुआ है, यूरोपियन पैमाने पर आर्थिक विकास नहीं हुआ है, तो हमेशा ये बात कही जाती है कि इनका जो सामाजिक दृष्टि से आधा अधूरापन जो है ना, वो एक सामाजिक विकास न होने का एक बड़ा कारण है। वहां पर ठीकरा पूरा फोड़ दिया जाता है। तो ये मुझे लगता है कि हम लोग जो ये चर्चा कर रहे हैं, जिसके पीछे ये आग्रह होता है कि जाति को समाप्त कर दो एक बार, तो भारतीय समाज की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। हम लोग एकदम तेजी के साथ आर्थिक विकास करते हुए अमेरिका ही नहीं, अमेरिका से भी आगे निकल जाएंगे वहां पर। और सब लोगों के पास, जो कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद की कल्पना की थी कि हर आदमी के पास इतना प्रचुर उत्पादन होगा कि लोग बैठकर आराम से कविता पढ़ेंगे या मछली मारेंगे। तो ये मेरे ख्याल से ये पूरी जो कल्पना है, ये पूरा इमेजिनेशन जो है, ये पश्चिम द्वारा थमाया गया इमेजिनेशन है, उस पश्चिम द्वारा थमाई गई कल्पना है, जिसके आधार पर हम लोग अपने समाज के भविष्य को कल्पित करते हैं। मुझे लगता है कि ये कल्पना त्रुटिपूर्ण है। ऐसा भारतीय समाज न कभी था और ना होगा, आगे भी नहीं होगा, बिल्कुल दूसरे ही तरह का कुछ होगा। सतीश जी जवाब दीजिए, बताइए। सर मुझसे पूछा है? हाँ, अब तो समस्या वहीं फिर घूम के पहुंच गई, अब बताइए। नहीं, देखिए सुनिए, जाति भारतीय समाज की सच्चाई है, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। देखिए मैं दो एक उदाहरण देता हूं कि पूरी दुनिया का जो पूंजीवादी मॉडल है वो अमेरिका है। वहां जब 60 के अंतिम दशक में जब मार्टिन लूथर किंग का एक आंदोलन, ब्लैक्स वर्सेज आंदोलन हुआ, तो जो एक पूंजीवादी मॉडल भी बाकायदा उन्होंने डाइवर्सिटी के तहत जो ब्लैक्स लोग हैं उनकी कहीं ना कहीं हिस्सेदारी तय करी। हमारे भारत का दलित 1935 आरक्षण अधिनियम के तहत कहीं ना कहीं आरक्षण का लाभ उठा रहा है, लेकिन आजादी के इतने दिनों बाद भी भारत में आरक्षित पदों के ऊपर नियुक्ति नहीं हुई। उसके पीछे कारण जाति भी हो सकता है या कुछ और हो सकता है, ये तो समाजशास्त्री लोग बताएंगे। लेकिन 70 के दशक में अमेरिका जैसे देश में ब्लैक्स को डाइवर्सिटी के तहत अगर ओलंपिक देखेंगे तो वहां की ब्लैक सोसाइटी आप दिखाई देगी, आपकी वहां की फिल्मों के अंदर वो सारे लोग दिखाई देंगे, वहां गीत संगीत में कहीं ना कहीं आपको ब्लैक दिखाई देंगे, वहां का लिटरेचर जो है, अगर एक तरफ अगर व्हाइट अगर लिटरेचर लिख रहा है तो वहां जो टोनी मॉरिसन भी आपको दिखाई देगी, जो व्यवस्था को कोस रही है और लोगों ने उसको स्वीकारा भी है। और अमेरिका जैसे देश में आप जो ब्लैक नोट लाइक ए मैटर जैसे आंदोलन भी चलते हैं, और उस आंदोलन में सिर्फ ब्लैक नहीं होते, उसमें व्हाइट भी होते हैं। भारत में जो ढांचा है समाज का, अगर दलित कोई आंदोलन चलाएगा तो अपर कास्ट व्यक्ति उसको लीड तो कर सकता है, लेकिन एक भीड़ के रूप में शायद ही कभी लोग शामिल होते हो। मंचों की शोभा तो बढ़ा सकते हैं एक बौद्धिक वर्ग के रूप में। आप जातीय व्यवस्था को जहां कोसा जाता हो या मिटाया जाता हो या उसके खिलाफ कुछ किया जाता हो, तो वहां जातीय व्यवस्था के ऊपर जो बैठा है वो मंच की शोभा तो बढ़ा सकता है, लेकिन सड़क के ऊपर आंदोलन नहीं कर सकता या वो भीड़ का हिस्सा नहीं बन सकता। तो ये भारतीय समाज का कहीं ना कहीं सच्चाई है। मेरा मानना है, मुझे ऐसी उम्मीद है, मुझे लगता है कि हम जब धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे, बहुत सारी कुरीतियों को हमने छोड़ा है, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में जातीय व्यवस्था का दंश कहीं ना कहीं धीमा होगा। तमाम जो लोगों के अंदर जैसे जैसे आर्थिक परिवर्तन भी आएगा, जैसे आप देखेंगे कि जो शादियों में अगर आप देख रहे हैं तो शादियों में कहीं ना कहीं जाति में शादी करने के बहुत सारे फायदे भी हैं, तो बहुत सारे नुकसान भी हैं। कहीं ना कहीं दहेज जैसी व्यवस्था का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम अपनी जाति के अंदर सीमित होकर के ही कहीं ना कहीं हम उन चीजों को देखते हैं। तो सोसाइटी समझेगी, एजुकेशन, मुझे ऐसा लगता है कि भारत में ये चीजें कहीं ना कहीं कम होगी। और अगर भारत में इन व्यवस्थाओं को अभी भी औषधि के रूप में, गहने के रूप में अगर हम जाति को लेते रहेंगे तो भारत शायद विकसित नहीं होगा, वो अर्ध विकसित ही बना रहेगा। उसको विकसित होने में कहीं ना कहीं ये निर्णय लेना ही पड़ेगा कि एक सोसाइटी है। देखिए दो चीजें हैं। अगर दलित आगे बढ़ेगा तो भारत कैसे आगे नहीं बढ़ेगा? अगर दलित भी भारत का हिस्सा है, उसको भी आगे बढ़ना चाहिए। एक बहुत बड़ा मानव संसाधन है। चाइना में जो सबसे बड़ी उसकी इकोनॉमी जी विकास, सतीश जी रुकिए एक मिनट। नीरज जी, क्या सतीश जी और अभय जी एक ही बात कह रहे हैं अलग अलग तरीके से, या दोनों में बहुत बेसिक डिफरेंस है? देखिए, मैं भी मानती हूँ कि यूनिटी इज नॉट यूनिफॉर्मिटी।
अगर हमको यूनिटी चाहिए, और भारत क्या कास्टिज्म, रिलीजन, करप्शन का एक बड़ा बहुत मुद्दा है जिसकी वजह से भारत आगे नहीं बढ़ा है। और हमने एक ग्रैंड विजन जो थी पहले, कहीं ना कहीं उसको भी, वो बहुत चीजें गौण हो गई। हम सब अपने अपनी छोटी छोटी दुनिया में अपने बारे में सोचते हैं, लार्जर विजन को हम नहीं, हमारे सामने रहा है हाल के दशकों में। तो कहीं ना कि हमने, मैं मानती हूँ एजुकेशन, हेल्थ को हमने वो टूल नहीं दिया है जिससे हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है उसमें असली में स्किल्स हो, ताकि वो देश को आगे ले जाए। तो कई कारण हैं जिसकी वजह से देश ने किया। लेकिन आज 77 साल की इंडिपेंडेंस के बाद 78वें साल में हम कल होंगे, तो हमें बहुत कुछ हमने बहुत कुछ नहीं किया, बट बहुत कुछ किया भी है, बहुत प्रगति की है, बहुत आगे बढ़े हैं। और एक एस्पिरेशनल रेवोल्यूशन जो है देश में, उसमें मैं महिला का रोल, जो आज जिस तरह से महिलाएं आज आगे आ रही हैं, जिस तरह से वो प्रोटेस्ट कर रही हैं, जो वायलेंस उनके साथ होता है, ये नहीं चलेगा। तो ये सब डेमोक्रेटाइजेशन का ही एक हिस्सा है। तो बहुत मायनों में देश आगे जा रहा है जिस पे हमें गर्व है, और कई मायनों में जो यूनिटी हम चाहते हैं, मुझे लगता है उस डाइवर्सिटी को मद्देनजर रख के, उसको मान के ही वो हम आगे चल पाएंगे। उसको हम नकारेंगे तो देश टूट जाएगा। जी, रामकृपाल जी, सर कोशिश करिएगा सर 1-1.5 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। मैं समझ रहा हूँ बहुत ही कम समय है सारे लोगों की बात। देखिए, एक निदा फाजली की लाइन है कि इतनी बुरी नहीं है दुनिया। मैं दुनिया के लिए, भारत के लिए कह रहा हूँ। और मुश्किलें हैं लेकिन हौसले भी हैं हमारे। मैं एक बात कहता हूँ, देखिए पहचान, जैसे अभय जी कह रहे थे, ये पता नहीं कौन लोग सोचते हैं कि हम अमेरिका हो जाएंगे। हमें अमेरिका होने की जरूरत ही नहीं है। मेरा ये कहना है कि इसी देश में, नीरज जी एक बात ध्यान रखिएगा, भाषा जो है वो धर्म से भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है अगर उसके सवाल पर आप एकजुट करेंगे तो। धर्म भाषा से भी नीचे चला जाता है और जाति तो उससे भी नीचे चली जाती है। तो कई ऐसा होता है कि मैं वही कहता हूँ, हथियार और औजार में फर्क क्या है। एक छुरी अगर नींबू काटती है तो वो औजार है, वही छुरी अगर गला काटे तो हथियार है। मेरा ये कहना है कि अपनी विविधता को आप सदुपयोग उसका कीजिए, दुरुपयोग नहीं कीजिए। हम हजारों साल से अलग अलग चीजों में, धार्मिक विभाजन के बावजूद हम साथ रहे हैं। हमने अपना बचपन गुजारा है जहां हमारे पीछे माइनॉरिटी के लोग, उनको चाचा कहते थे, सारे लोग हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि हाँ, ये कुरीतियां जो है निश्चित रूप से जाएंगी, धीरे धीरे जाती है। मैं वही कहता हूँ कि सांप की केचुल जितनी नई आएगी उतनी ही पुरानी उघड़ेगी। उसको आप जबरदस्ती फाड़ करके निकालने की कोशिश कीजिएगा तो सांप मर जाएगा। ऐसे ही समाज में है शहरीकरण, औद्योगिकरण, और जब हमारे जो है आर्थिक हित एक क्लास बनते हैं तो बहुत सारी चीजें अपने आप चली जाती हैं। और ये कि मैं कॉलम में मेरे नाम के आगे सरनेम क्या लिखा जाता है, फलाना के नाम, हम यहाँ पर तो कुछ भी शहर में कोई फर्क नहीं पड़ता उससे कौन है क्या है। तो मेरा वही कहना है कि किसी भी चीज का वही बात है कि औजार को औजार रहने दीजिए, उसको हथियार मत बनाइए। और पॉलिटिशियन ये जानते हैं कि औजार है ये, लेकिन उसको समय आने पर वोट के लिए हथियार बनाते। राइट। तो ये एक बड़ी गंभीर चर्चा थी जो हमने इस मौके पर रखी, जो कि आज़ादी के हम लोग जश्न में है। समाज का जो विकास है ना, वो बहुत अलग अलग पहलुओं पे, अलग अलग बिंबों पे खड़ा होता है। जैसे हमने उदाहरण दिया कि प्रोफेसरों का संघ है तो उसमें बेचारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी क्यों नहीं है, आईएएस वाले में पीसीएस क्यों नहीं है, पीसीएस छोड़ो आईपीएस से लड़ते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं एक सोच में चीज़ें आती हैं, लेकिन इसको कम किया जा सकता है शिक्षा से, और उस सोच को बदलने में मदद मिल सकती है। और उसमें उपयोगितावाद बहुत महत्वपूर्ण होती है कि आप समाज के लिए कितना उपयोगी उस व्यक्ति को बनाते हैं, और इसमें समाज की और प्रशासन की सत्ता की जिम्मेदारी होती है। तो जो अभय जी कह रहे हैं वो भी काफ़ी हद तक सही है कि आप एकदम एक ऐसे यूटोपिया वाले ख्याल में मत जाइए कि सब कुछ वैसा हो जाएगा।
और जो सतीश जी कह रहे हैं कि आप प्रयास करेंगे तो चीज़ें बदलेंगी, ऐसा भी नहीं कि नहीं बदल सकती हैं। तो इसलिए इस विषय को बहुत गंभीरता से मुझे लगता है लेने की ज़रूरत है, जिससे कि एक मतलब वो शब्द नहीं होगा, अच्छा समाज बन सके। आप लोग ज़रूर मुंबई दिल्ली से बड़े शहरों में आए होंगे, रहे होंगे, यहाँ ज़रा हाई सोसाइटीज़ में जाइए, जो उच्च वर्ग कुलीन वर्ग है, इतना घनघोर वहाँ जातिवाद है कि आप सोच नहीं सकते हैं। घनघोर जातिवाद है वहाँ पे। मैं उसी मोड़ पे लाना चाह रहा था जो मैं बार बार अभय जी से कह रहा था कि वहाँ भी घनघोर जातिवाद, वहाँ जातिवाद सरनेम को लेके नहीं है, आपकी उपयोगिता और आपकी हैसियत को लेकर के, फिर वो धीरे धीरे पर्कुलेट होता है और आपके सरनेम पे ट्रांसफ़र हो जाता है। लेकिन वो एक बहुत गंभीर समस्या है जिससे हमें जूझना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि कुछ इससे लोगों को मदद मिली होगी समझने सीखने में। 2-3 विषय इसमें और, जैसे एक धर्म वाला विषय है, महिलाओं का विषय है, करप्शन के विषय, ये सब 1-1 घंटे की डिबेट के विषय हैं। कोशिश करूंगा कि अगले कुछ दिनों में इन पर भी चर्चा करें। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई।